फिजिक्स मुश्किल से 3 न्यूटन की थ्योरम है जिसपे 70% से ऊपर फिजिक्स हमारा खत्म हो जाता है। वहीं मैथ्स को देख लो, 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिया गया है, पूरी की पूरी मैथ्स उसी पे है भैया। लेकिन हमारी केमिस्ट्री जल्दी से एक तो समझ नहीं आती, कुछ समझ में आए तो अगले साल पता चलता है कि वो गलत था, उस साल कुछ समझ में आया अगले साल बताते हैं वो गलत था। एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन, साला एक्सेप्शन बोल के हमारा भूतिया काट रहा है। इनका हर एलिमेंट अपना भूतिया काट रहे हैं। जब देखो अपना स्टेट बदल लेते हैं ना, कि साला किसी का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, तो किसके सगे, वो खुद के एलिमेंट उनके सगे नहीं है तो हमारे कैसे हो जाएंगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका प्यारा टीचर। ओके सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये जो नोटंकी मैंने किया जनरली आपको बताने का, ये किसी एक बहुत अच्छे सीरीज का एक अच्छा काफ़ी लंबा डायलॉग था, मैंने याद करने की कोशिश की, मुझे याद नहीं हुआ, जितना हुआ मैंने आपके सामने रखा। लेकिन यार बंदे ने जो भी बोला था एकदम परफेक्ट बोला था केमिस्ट्री के बारे में, एकदम परफेक्ट बोला था। साला कुछ समझ में आए अगले साल जाके पता चलता है कि हमने गलत पढ़ा था। क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री पढ़ा, 10th में आकर समझ में आ गया कि क्लास 9th के जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े थे गलत थे, जितने भी थ्योरम्स पढ़े थे गलत है। क्लास 10th में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, 11th क्लास में जाके पता चलेगा कि वो भी गलत था, एक्सेप्शन है ना। तो ये बहुत पंचायती है, मुझे भी बहुत इरिटेशन था केमिस्ट्री से। बट ट्रस्ट मी गाइज, जिस चीज़ से आपको जितना, अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं और उससे अगर आप भागोगे तो वो चीज़ आपको और टॉर्चर करेगा। तो अच्छा है कि डच करो, भगाओ उनको और लड़ो उनसे, है ना। मैंने भी ऐसे ही किया था और फाइनली मेरा विश्वास नहीं मारोगे, मेरे 10th क्लास में केमिस्ट्री में 92, 12th में केमिस्ट्री में 89। ठीक है, मेरे जैसा बंदा केमिस्ट्री से बहुत दूर रहता है। आज भी मैं दूर रहने वाला था, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला था आप लोग को केमिस्ट्री। बट यार मुझे कुछ कमेंट्स मिले कि सर यार आप ही पढ़ाओ, आपका तरीका मुझे अच्छा लगता था। मैंने भी सोचा यार चलो 9th 10th का ही तो है, पढ़ा देते हैं, क्या जाता है। सो आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है, भूल गया, अभी स्क्रीन पे चलेंगे तो देखेंगे। ठीक है, सो गाइज बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ये वीडियो स्पेशली 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हम बना रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से काफ़ी सिलेबस कट डाउन हुआ है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दिमाग की खिचड़ी ना पकाते हुए, दिमाग की बिल्कुल केमिस्ट्री ना पकाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाँ पसंद आया तो शेयर करना, लेकिन बाद में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में अपन ये चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो एग्जाम रिवीजन 2020-2021 सेशन वालों के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चीज़ें कटी है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाने का। ठीक है, और ये आपके सामने हैं 1 शॉर्ट के कुछ फोटोज, जिसमें वोडका, रम और टकीला लिखा हुआ है। एक्चुअली इसको सीरियस मत लेना, है ना। मैं 1 शॉट का कुछ लोगो ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला, तो यही वोडका, टकीला, और आप भी को भी तो आप लोग बड़े हो गए हो, आइडिया होगा व्हाट इज वोडका और व्हाट इज टकीला, है ना। अरे भैया सीरियस मत लेना, ये नहीं कि लगे अगले दिन से बैठ गए टपरे पे जाके, है ना। चलो छोड़ो ये सब, सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहले अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यार सीबीएसई वालों का भी कुछ जवाब नहीं, केमिस्ट्री में सबसे कम कटिंग पिटिंग किया गया है। क्यों यार, ये एक तो इतना इरिटेटिंग सब्जेक्ट और इसमें भी कटिंग पिटिंग कम। डोंट वरी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा आपको केमिस्ट्री में। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। बाकी तो यार आपको है, मैं कितना भी 100 दे दूँ, आपका मूड अगर 0 पे, मतलब 0 पे है तो फिर आप क्या कर सकते हो। मैं तो कुछ भी कर लूँ, आपका तो 0 पे ही रहेगा, है ना। सो सिलेबस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जनरली जो चैप्टर है, इस चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ना है। डिलीटेड की बात करें तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो अपन को पूरी की पूरी चैप्टर पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या होता है भाई केमिस्ट्री। अभी शुरू में तो मैंने इतना अच्छा केमिस्ट्री का इंट्रो आपको दिया है, अब दोबारा देने की जरूरत थोड़ी ना है, बस उतना केमिस्ट्री का इंट्रो काफ़ी है। अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की मुद्दे की बात है। ठीक है, डायरेक्ट आएंगे कहाँ,
इस चैप्टर में देखो, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशंस। ये सुनते ही आधे बच्चे मोबाइल फेंक के सो गए होंगे, भैया केमिकल इक्वेशन, भैया अभी शुरुआत है, अभी तो केमिकल इक्वेशन प्यारा प्यारा छोटा छोटा केमिकल इक्वेशन देखोगे। जहां गए तुम 11th और 12th में, फिर आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है, तो ये फोस्फोरस सल्फर का ये, ठीक है, तब डायमंड का एक्चुअल सिंबल, तो समझ में आएगा कि भाई फिर केमिस्ट्री क्या होती है। अभी तो यार आप लुल पढ़ रहे हो, लुल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखो, जब भी कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तो चेंजेस में दो चेंजेस हमेशा आप रेगुलरली देखने को मिलता है, एक फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो क्या होता है फिजिकल चेंजेस? नाउ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोस वेरियस चेंजेस. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called physical changes. आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे पिक्स लगे हैं, देखो ध्यान से। मोमबत्ती का पिघलना यानी मेल्टिंग ऑफ कैंडल, ये क्या है? ये केमिकली चेंज नहीं हो रहा है, हीट आ रहा है तो पिघल रहा है, दैट इज द फिजिकल चेंज। ओके, पानी का उबलना, ये भी बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। आप इधर देखो, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को कट कर रहे हो, तो ये कट करने के बाद ऐसा तो नहीं आप गाजर को काट रहे हो और मूली बन जा रहा है, बैगन को काट रहे हो तो क्या बोलते हैं, कद्दू बन जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, वही रहता है, बस शेप चेंज हो जाता है। ओके, तो फिजिकली क्या होता है, उनके कंपाउंड्स है वो कोई नया फॉर्म नहीं होता है। और वहीं हम अगला जो टॉपिक है उसकी बात करें, केमिकल चेंजेस का, तो यार इसमें हमें गजब गजब का चीजें देखने को मिलता है। कैसे है ना, यहाँ पे क्या देखने को, केमिकल चेंजेस क्या है भैया, इसका डेफिनेशन पढ़ लो पहले। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अंकल आंटी, अंकल आंटी का बेटा बेटी। ओके, एग्जाम्पल, सुगर डिसॉल्व इन वाटर। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया आपको, समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो डबल मीनिंग। तारक मेहता नहीं देखते क्या? हाँ चलो, सुगर डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा पता है, आर रेटेड की बात करें ना, इस टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे ज्यादा डबल मीनिंग वाला वेब सीरीज है, या कोई मूवी भी नहीं है उसके सामने, ऐसा कहा जाता है। अब भाई मैं नहीं देखता, आप लोग जानो। तो यहाँ पे यार केमिकल्स, पेपर जल रहा है, क्या ये केमिकल रिएक्शन? तो जाहिर सी बात है, हीट है, हीट से आपका पेपर जल रहा है, तो यहाँ पे पेपर क्या है? इट इज अ कार्बन। कार्बन रिएक्ट, आग लग रहा है कहीं पे, किसी चीज में आग लग रहा है, तो यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए। पेपर कार्बन से बना, जाहिर सी बात है कार्बन तो है। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर गैस निकल रहा है, तो चेंज हो रहा है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड एक नया ही सब्सटेंस बन रहा है जो कि गैस फॉर्म में है ना। वैसे ही रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हो, है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सब केमिकल चेंजेस है। कैसे? आप जो सांस ले रहे हो, है ना, ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर अंदर रिएक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन ले रहे हो तो अंदर बॉडी का भी कार्बन सब एक साथ मिलकर फिर CO2 बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन गया और CO2 बाहर निकला, कार्बन कहाँ से आ गया? हमारी जो ब्लड पूरा सर्कुलेट किया है, वो भी जो भी एनर्जी लूज करने के बाद कार्बन मटेरियल बाहर, लाइक दैट, है ना, चेंजेस हो रहा है। वैसे ही डाइजेशन की बात करें, आप कुछ खाते हो, एक तो हमारे पेट में HCl भैया बैठे हुए हैं कि जैसे कुछ आता है लगते हैं उसको पिघलाने, है ना, तो वो कुछ रिएक्शन करते हैं, तब तो फिर आप पुक। ठीक है, अगला है फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं? सनलाइट पड़ता है, ग्लूकोज उनका वो है, सनलाइट पड़ता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो उनका फूड बनता है, लाइक दैट, है ना। तो ये सब केमिकल चेंजेस हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं, वेरियस थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब भी 2 नंबर होता है तब भी बहुत सारी चीजें होती है, कभी दर्द करता है पेट, है ना, कभी सर, कभी कुछ, लाइक दैट। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा कुछ ना कुछ चेंजेस, बहुत सारी वेरियस थिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक बात कर ले, क्या क्या वेरियस थिंग? टेम्परेचर का चेंज होना, ओके, टेस्ट, छी, ओहो, ऑर्डर पूछो मत, चेंज इन शेप, यस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यस। तो ये देखो यार, केमिकल रिएक्शन मजाक की बात अलग है, बट रियली में केमिकल रिएक्शन जब होता है तब हमें ये सब चीजें देखने को मिलता है। कभी टेम्परेचर, आप चूना पत्थर याद है, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम चूना पत्थर, कभी घर में चूना पोते होगे तो याद होगा, अब तो सब डिस्टेम्पर लगाते हैं, उसमें भी वो भी तो सीए, उसमें जब पानी डालते हैं ना तो देखोगे वो थोड़ा सा बुलबुल बुलबुल करके उबलने लगता है। आप उस बाल्टी वगैरह या बीकर को छुओगे तो गर्म हो जाए, गर्म गर्म आपको महसूस होगा, हॉट महसूस होगा, क्यों? है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक यानी हीट निकल रहा है किसी रिएक्शन से, तो एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो आपको दिख रहा है वहां पे। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो रिएक्शन से टेम्परेचर चेंज होता हुआ भी दिखता है। टेस्ट, जाहिर सी बात है, पानी को पीते हो तो नॉर्मल, और उसमें शुगर मिला के पियोगे तो टेस्ट आएगा मीठा मीठा, ठीक है, ये भी तो एक रिएक्शन हुआ, शुगर रिएक्ट विथ वाटर, है ना। फिर ऑर्डर की बात करें, स्मेल, है ना। उसके बाद कलर की बात करें तो ये देखो फोटो दिख रहा है, काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब उन केमिकल्स को मिलाओगे तो कुछ अलग ही कलर बन जाते हैं, है ना। फिर चेंज इन शेप, जो फोम जान रहे हो, फोम थर्माकोल वाला नहीं, जो सोफा वोफा में लगता है, अच्छे पीले पीले कलर के फोम होते हैं, वो किससे बनता है, कभी सोचा है? सोचना कभी। दो केमिकल्स को मिलाते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से दो केमिकल्स को मिलाते हैं और इस तरीके से फॉर्म निकल जाता है और फिर ये सॉलिड स्टेट में हो जाता है। चेक करना जाके यूट्यूब पे, ठीक है। चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, देख लो यार, जब भी रिएक्ट होगा तो गैस तो निकलना ही निकलना है। तो ये कुछ चीजें दिखती है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब अपन केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक पे आ गए। अपन अब यहाँ से सीरियस हो जाएंगे, बिल्कुल मजाक नहीं, अब अपन सीरियस, क्योंकि मैं सीरियस रहता ही नहीं कभी, कुछ भी हो जाए, है ना। सो डोंट वरी, अपन अबे चल ना, ये साला हर चीज हैंग ही मारता रहता है, पता नहीं इंसान कब हैंग मारेंगे, और ये केमिस्ट्री तो हैंग मारता ही नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, जब कोई चीज रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्ट कर रहा है, लाइक कैल्शियम, यहाँ एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जाहिर सी बात है, पता है। मैग्नीशियम रिबन, याद करो, मैग्नीशियम कभी गए होगे, अगर तुम्हारा स्कूल अगर लायक होगा, तुमको लैब ले गया होगा, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं तो वो जब जलता है तो एकदम खतरनाक लाइट निकलता है और उससे फिर कुछ निकलता है पाउडर फॉर्म में, डेट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तभी तो जल रहा है, बिना ऑक्सीजन के आप कितना भी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं है, और आग नहीं है तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जलेगा, सब एक दूसरे से साइकिल में कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन नहीं तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा, पाउडर नहीं मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना सामने वाले को, दैट इज द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, लाइक अब ये जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक तरफ होते हैं प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे इस यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब एक तरफ मैग्नीशियम एक तरफ ऑक्सीजन है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन कराने में उनका मेन रोल होता है, उन सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। और उन सब्सटेंस जब रिएक्ट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, दैट इज उस सब्सटेंस को कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन सब्सटेंस जो हैं और जो एलिमेंट है, दैट इज द रिएक्टेंट, एंड इससे जो ये बन रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट। और इनको ही सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है। ये साइन है ना, इसको गिब्स, केमिस्ट्री में गिब्स पढ़ते हैं, GIV गिब्स, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। तो क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। 9th क्लास में भी इसको पढ़े होगे, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। सैम्बल्स एंड इंफॉर्मेटिव फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, अभी आप कुछ देर बाद या इस स्लाइड के बाद ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यार ये रिएक्शन बनाते कैसे हैं। जैसे कि अब पूछो यार मेरे से आपने कि यार सर ये 2Mg, आपने ये 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है सर आपने?
सिंपली आप ऐसा लिख देते ना, Mg प्लस O गिव्स MgO, है ना, ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो यार यही तो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यही तो है, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें क्या करना है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करना है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करना है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट इज O, ऑक्सीजन गैस इज O2, हाइड्रोजन एलिमेंट इज H, हाइड्रोजन गैस इज H2। याद रखना, सल्फर इज S, सल्फर गैस इज S8, लाइक ओके दिस, इस तरीके से। तो एक एलिमेंट और एक गैस, उसी का उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज O, ऑक्सीजन गैस इज O2, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में ये हमने अपने मन से ये 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 अपने मन से नहीं लगा दिया, हम कोई केमिकल को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं। अब बैलेंस क्यों करते हैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, क्यों बैलेंस करते हैं, बिना अनबैलेंस ही क्यों नहीं लिख देते हैं, वो अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जब आप केमिकल इक्वेशन लिखने जाओगे, है, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखने जाओगे तो कुछ टर्म्स उसमें होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हीट। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हीट की वजह से हो रहा है, कोई रिएक्शन हीट की वजह से हो रहा है, हीट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा, आप हीट उसमें दिए तभी वो रिएक्शन हुआ, है ना। तो ऐसे रिएक्शंस को हीट को शो करना पड़ता है कि भाई हीट दे रहे हो, ऐसे इक्वेशन में दिखाना पड़ता है कि वो इक्वेशन में आप हीट दे रहे हो तभी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जैसे ये देखो 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, और फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। अब ये ऐसे लिख दूं तो ये एक तरीके से गलत माना जाता है, हायर क्लासेस में इस इक्वेशन को गलत माना जाता है। क्यों? क्योंकि यार इसमें आपको पता है ये मैग्नीशियम रिबन है ना, उसको हीट कर रहे हो तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे हीट कर रहे हो तो हीट कहाँ, तो दिखाना पड़ेगा ऐसे डेल्टा बोलते हैं, या ट्रायंगल से इस तरीके से दिखाया जाता है। गिब्स के ऊपर ही आप ट्रायंगल बना दोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व है। तो ये सिंबल बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज, कभी कभी क्या करते हैं, ये सिंबल नहीं बनाना है, अगर आपको मान लीजिए आपको ये सिंबल नहीं बनाना है तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, मीट ना बे, इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, आप टेम्परेचर लिख सकते हो। टेम्परेचर यानी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। नीचे में भी लिख सकते हो लाइक 50 डिग्री सेल्सियस। जो एरो साइन है ना, एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी, कैसे भी करके डिनोट कर सकते हो हीट को, इस तरीके से भी दिखाया जाता है। अगला है सनलाइट। मान लीजिए कोई रिएक्शन सनलाइट की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से कोई रिएक्शन हो रहा है या सनलाइट की वजह से कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं। तो लाइक देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2HCl देता है। तो हाइड्रोजन को गिव्स के ऊपर ऐसे सनलाइट आपको लिखना होगा, ये सनलाइट लिखना होगा, तभी आपका इक्वेशन सही मानेगा। ठीक है, दो चीज हो गया। अब प्रेशर, प्रेशर में क्या होता है, ऐसे जो गिब्स आपका बना है ना, इस गिब्स के ऊपर कितना प्रेशर, लाइक 2 बार, प्रेशर की यूनिट बार होता है ना, 2 बार या 10 बार, इस तरीके से एरो के ऊपर या नीचे आप लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, अगला गैस लिबरेशन। जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जब हम उनको रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट में गैस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस निकलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे को गैस निकल रहा है, किससे निकल रहा है, कौन से एलिमेंट से निकल रहा है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हम इस तरीके का एरो का यूज करते हैं। देखो, जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, Zn जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर, हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट बन जाता है। जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराओगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और साथ ही में जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपके इक्वेशन में भी ऐसा बन के आएगा हाइड्रोजन गैस। तो ये अगर गैस है, ये इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसको, इसके बगल में आपको एक तरीके का एरो बनाना पड़ेगा, एरो बना, इससे ये एरो बनाने से ऊपर की ओर, ठीक है, ध्यान देना, ऊपर की ओर, तो हम समझ जाते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन से निकल रहा है। क्लियर। अगला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को कैसे दिखाया जाता है, कैटलिस्ट क्या होता है पहले ये समझो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर दे,
है ना। मतलब कोई रिएक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ए और बी दोनों को रिएक्ट कराया, आपने मिलाया और 4 दिन बाद फिर कुछ प्रोडक्ट बना, तो 4 दिन कितना लंबा टाइम है, बैठ के ऐसे देखते रहोगे क्या। तो मैंने क्या किया, एक कैटलिस्ट डाल दिया। जैसे मैंने कैटलिस्ट डाला तो वो 4 दिन बाद होने वाला रिएक्शन वो कुछ 4 सेकंड्स में हो गया। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे a प्लस बी गिव्स x, ठीक है, और हम इसके ऊपर कैटलिस्ट लिख देते हैं या किसी उस कैटलिस्ट का नाम लिख देते हैं, लाइक दिस y, है ना। तो ये होता है कैटलिस्ट। अगला है प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। कभी कभी कुछ ऐसा रिएक्शन हम करते हैं जिसमें क्या होता है, रिएक्शन कराने के बाद जो थिक हो जाता है, थोड़ी सी उसकी पार्टिकल्स थिक हो जाती है और नीचे जाके प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे देखो एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो क्या जो सब्सटेंस नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है उस सब्सटेंस के आगे आप डाउन एरो लगा देना, डाउन एरो लगा देना। तो इससे क्या समझ में आएगा कि यार ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था वो प्रेसिपिटेट कर गया है, बैठ गया है ना, इस तरीके से। अगला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल इक्वेशंस में आपको ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि आपका जो भी आप सब्सटेंस रिएक्ट करा रहे हो वो गैस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या एक्वस। एक्वस यानी पानी में ज़्यादा डिजोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसके बगल में ब्रैकेट में सॉलिड लिख दो, मतलब S। H2SO4 एक्वस पानी के साथ मिला हुआ है ना, एकदम प्योर H2SO4 नहीं है ये, नहीं तो अपन लिक्विड L लिखते, तो एक्वस सोल्यूशन। तो ये बन गया ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन प्लस H2 गैस, तो G इस तरीके से। और ये गैस निकल रहा है तो इसके मैंने इस तरीके से ऊपर एरो बना के बता दिया, है ना। तो ये कुछ 7 साइन सैम्बल्स हैं जो भी जब भी आप इक्वेशंस लिखोगे उसमें इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे शो करना होगा, तभी जो आपका इक्वेशन है वो परफेक्ट सही होगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ऐसे 10th क्लास में तो टीचर नंबर दे देगा, बट फ्यूचर में जाकर ये सब चीज़ें में फंसोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ना फ्यूचर में बहुत दिक्कत होती है अगर आपको पता नहीं होता है तो। क्लियर है, बट आज के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए रिवाइज कर लो, स्नैप ले लो, आगे चलते हैं। अगला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो यार, A और B जब दोनों आपस में बैलेंस होंगे तभी घर अच्छा चलेगा। आपके घर में आपके पापा और मम्मी दोनों का स्वभाव यानी उनका दोनों मेल जोल एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तभी घर अच्छे से चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, डाइवोर्स या लड़ाई झगड़ा, है ना। जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल देखिए मैं समझा रहा हूँ। मेरा कोई किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल देकर समझाने का जस्ट तरीका है ना। तो कहीं भी हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में हो, कोऑर्डिनेशन है तब तक तो बड़ा अच्छा है। जहाँ कोऑर्डिनेशन बिगड़ा ब्रेकअप, है ना, लाइक दैट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी आप जो सब्सटेंस बनाते हो उसमें क्या होता है, एक तरफ रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट्स करते हैं और उसके बाद वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इनके और इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तभी जो सब्सटेंस आया है हमारे पास वो किसी काम का होगा। अगर इनके बीच में बैलेंस नहीं है तो आप जो सोच रहे हो, आप जो प्रोडक्ट चाह रहे हो वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, कुछ और ही पटांग हो सकता है, भ्राम हो जाए, लाइक दैट। दोनों में LHS और RHS इक्वल होगा तभी आपके उस इक्वेशंस को हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। इधर रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, जो भी एलिमेंट्स हैं जितने भी एटम्स में हैं दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन H2 है तो इधर भी H2 होना चाहिए, इधर अगर H4 है तो इधर भी H4 होना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, मान लीजिए इधर H4 ऐसा है और यहाँ पे H2 लिखा है तो आपको इसको 4 बनाना है, तो इसको मिटाकर 4 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। मिटा के 4 नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी तो 2 2 4 ही हुआ, हाइड्रोजन 4। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इन दिस इक्वेशन
अब यहाँ पे एक बैलेंस इक्वेशन का एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा, जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है गाइस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, Zn H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 like this, ओके, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इन दिस इक्वेशन of zinc, hydrogen and sulfate are equal on both side, so it is balanced chemical equation। दोनों तरफ देखो, इस पूरे इक्वेशन में तीन चीज तो है ही बच्चों, है ना, तीन चीज तो है ही। इधर मैं लिखता हूं रिएक्टेंट, इधर लिखता हूं प्रोडक्ट, इधर लिखता हूं मैं एलिमेंट्स का नाम। तीन चीज तो है ही, एक तो जिंक है पूरे में, एक हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पे आपका सल्फेट SO4, है ना। तो इधर प्रोडक्ट साइड में जिंक एक है, और सॉरी रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट साइड, और ये है प्रोडक्ट। इधर जिंक एक है और प्रोडक्ट में भी जिंक एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2-2। सल्फेट की बात करें तो इधर भी एक सल्फेट है और इधर भी एक सल्फेट है। तो देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के सेम हैं, देयरफॉर ऐसे इक्वेशंस को अपन लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। वहीं पे अगर आप अनबैलेंस इक्वेशन की बात करें तो आपके सामने ये इक्वेशन देखो, आयरन Fe यानी फेरियम, आयरन का ही नाम है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स आयरन फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2 लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, टेबल बना के आपको समझाता हूँ, तो इधर मैं एलिमेंट लिखूंगा, इधर मैं रिएक्टेंट, इधर मैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्टेंट की तरफ, दिस इज रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ आयरन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट की तरफ आयरन देखो 3 है, 1 रिएक्टेंट एंड 3 प्रोडक्ट। हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट में 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो देखो ना यार, इक्वल ही नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस को अपन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और ये रिएक्शंस किसी काम का नहीं होता है। ये आइटम बम बनाने वाला है, अबे आइटम बम यानी बम बनाने वाला है, लाइक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दिया गया, आइटम बम बनाने वाला इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप नहीं चाहते हो कि वो फटे, तो यार उसको जल्दी से जल्दी क्या कर दो, उसको बैलेंस कर दो, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट या कुछ भी मिलाकर जल्दी से उसको बैलेंस कर दो, अदरवाइज फट जाएगा, है ना। तो यार उसके लिए अपन सीखना पड़ेगा ना यार, बैलेंस कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन आ गया तो मैं उसको कैसे बैलेंस करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे 2-3 क्वेश्चन आपको आता है, 3 नंबर में भी 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन सीधे पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो देखो हम शुरुआत करने वाला हूं, तो कॉपी पेन ले लो, एकदम अच्छे से बैठ जाओ, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट, कोई मजाक अपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे बट अपन फुल फोकस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके सामने मैंने एक अनबैलेंस इक्वेशन दिया है, क्या, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन। अभी हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस है ना। तो यार इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इस काम, पहला स्टेप 1 है, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ टेबल शोन हियर। इस तरीके का एक टेबल बना लो जैसे मैंने अभी बनाया था पिछले स्लाइड में। इधर एटम्स का नाम लिखना, इधर रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं। उसके बाद इधर आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लो। रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1 है तो 1 लिख लो, इधर कितना है 3 है तो 3 लिख लो। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी है, चलो ये तो ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, 1 है और 4 है, ये कर लो। चलो लिख लिए, टेबल बना लिए। तो टेबल को अब विजुअलाइज करो। पहला काम टेबल बनाने के बाद अब उस टेबल को देखो कि यार क्या किया जाए।
अगर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ कितना 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 बन जाएगा, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है ही, हमारा काम हो गया। इधर आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, तो अगर अपन 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3, तो आयरन 3 इधर, खुश। बच्चे लोग यहाँ पे ऐसे कर, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं और सीधे लिख देते हैं और खुश यार। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है ना, आपने ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला नहीं है ना बच्चों, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला नहीं है, तुम इसको 4 कैसे करोगे, 4 मल्टीप्लाई यानी तुमको 4 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ ऑक्सीजन अकेला होता तब तो ये काम, ये जो मैंने अभी किया कांड, इससे आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता। बट यहाँ एलिमेंट्स में, रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी लगा हुआ है, तो अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो अगर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन वाली सीरीज में अब हमारा 8 हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर 2। अब ये लो, एक को बैलेंस मैंने किया नहीं कि दूसरा अनबैलेंस हो गया, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो ये चीज़ मैंने आपको गलत ये बता दिया कि ऐसे नहीं करना है। टेबल बना लो, चीज़ें लिख लो, अब थोड़ा सा देखो कि करना क्या है। तो यहाँ पे से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि मुझे ऑक्सीजन को अगर 4 करना है तो मुझे 4 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले एक को बैलेंस करो, फिर दूसरे पे जाना, एक साथ 3-4 को बैलेंस करने की कोशिश मत करना वरना हो जाएगी गड़बड़। तो पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस, चलो और देखते हैं स्लाइड में क्या है। तो स्लाइड में कह रहा है बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, तो सबसे पहले उस एलिमेंट या उस एटम को बैलेंस करो जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले मैं इसी को, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करता हूँ। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज द मैक्सिमम ऑन द राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन ज्यादा है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 करने के लिए मुझे 4 मल्टीप्लाई करना होगा, सो डैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिकम इक्वल ऑन द बोथ साइड। तो ये लो, मैंने ये 4 मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ, ठीक है। अब 4 जैसे मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ध्यान से देना, 4 मल्टीप्लाई किया तो आयरन तो 1 है, आयरन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प से हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ठीक है। अगला स्टेप, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हमारा जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड करने से हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ है, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो अब इधर हाइड्रोजन 8 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है, दोनों तरफ 4, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इधर 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, है ना। तो हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस। लास्ट है आयरन, आयरन को बैलेंस करना है। तो आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बिकम इक्वल एंड ऑन बोथ साइड्स। द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द LHS while it's 3 ऑन द RHS। अभी फिगर में देखो, इधर प्रोडक्ट में आयरन 3 है और इधर 1 है, तो मुझे बैलेंस करने के लिए इस तरफ 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लो आयरन के आगे मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने आयरन में 3 मल्टीप्लाई किया, तो देखो उस मल्टीप्लाई करने से कुछ और तो अनबैलेंस नहीं हुआ, तो नहीं, क्योंकि आयरन अकेला था इधर, तो इधर मैंने अकेले में बैलेंस किया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इधर आयरन अकेला था तो इसलिए मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, तो उससे कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ और हमारा फाइनली हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, फाइनली हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो, दोनों तरफ हर एक एलिमेंट बराबर है ना। तो देखो सिंगल जो रहता है उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट इसकी तरह 2 एलिमेंट एक साथ होते हैं, इनमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे ना तो पक्का एक बैलेंस होगा तो दूसरा अनबैलेंस होगा। तो जो अनबैलेंस हुआ है उसको पहले ठीक करो, देन अगले स्टेप में जाओ, ठीक है। सो बस ये 1 शॉट वीडियो सीरीज है, तो बस मैं आपको इतने ही तक बता सकता हूँ, नहीं तो इस पे मैं 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता।
बट डोंट वरी, मैं आपको एक बार ये सीरीज खत्म कर लूँ, सारे चैप्टर में रिवीजन करा दूँ, उसके बाद अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना कुछ क्लियर हो गया, बैलेंस इक्वेशन भी सीख गए आपने, इक्वेशंस में जितने सैम्बल्स होते हैं वो सीख गए, बहुत कुछ सीख गए इस चैप्टर में। लगभग 60% ये चैप्टर खत्म हो चुका है, 40% और बचा है, अपन इसमें निपटाने वाले हैं। क्या है अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं पहले ही तो पता होना चाहिए। तो देखो यार आपके सामने यहाँ पे लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को कहते हैं। तो इतने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, सिलेबस में है ये भी, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीजें कॉम्बाइन हो रही है, यानी A प्लस बी, दो एलिमेंट कॉम्बाइन होकर बन जाएंगे AB। तो ऐसे रिएक्शंस को बच्चों अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन है सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है ध्यान देना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार एलिमेंट्स रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, डेट इज ABCD। तो ये भी एक तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बाइन होकर एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनना। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, इसमें ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये जो इसका जनरल फॉर्म है, ये जो ऊपर लिखा हूँ दैट इज द जनरल फॉर्म, ठीक है। ये लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलीन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सॉल्ट या सॉल्ट प्लस हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। और जब भी किसी रिएक्शन में बच्चों हीट बाहर निकल रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान देना। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। Now we also observe that a large amount of heat is evolved from this reaction. This makes the reaction mixture warm, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन का जो मिक्सचर, जो प्रोडक्ट में जो मिक्सचर होगा वो बहुत गर्म होगा। Now reaction in which heat is released along with formation of product, ऐसे रिएक्शन को अपन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अलग से नोट कर लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और फिर लिख लो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसमें ये एग्जांपल दे दो, CaO रिएक्ट विथ H2O टू गिव CaOH2 प्लस हीट, ठीक है। तो यहां से आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी सीख गए, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो मतलब एक्सो बाहर निकल रहा है तो हीट निकल रहा है, एंडो अंदर आ रहा है तो हीट अंदर आ रहा है ना। तो अभी तो एक्सोथर्मिक ही याद करो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी गई थी कि अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लाइम, आपका जो सॉल्ट लाइम बना है, ये जो बना है इसको अगर आप, ठीक है, सॉल्ट लाइम जो बना है डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा देते हो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन, इस रिएक्शन से हमारा बन के आया दैट इज रिएक्शन नंबर 1.13 इन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन किस चीज का है, ये दीवार पे जो अपन चूना पोतते हैं ना, चूना ओ भाई चूना वही वाला चूना है, चूना। तो अपन क्या करते हैं, चूना का पत्थर लेकर आते हैं, चूना पत्थर लेकर आते हैं, उसमें पानी डालकर उसको क्या करते हैं खूब
छोड़ देते हैं, मतलब रात में पूरी रात छोड़ देते हैं, अगले दिन सुबह मस्त उसको घोलते हैं, और घोलने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको अपन दीवार पे पुताई कर देते हैं, है ना। तो याद आप गौर से कभी देखिए हो तो मार्केट से जाना, 5 रुपए का लेकर आना, किसी ग्लास में रखना और फिर उसमें पानी डाल देना, और देखो बुलबुल बुलबुल इस तरह से बुलबुले निकलेंगे और पूरा ग्लास गर्म हो जाएगा। काफ़ी देर तक छोड़ दो तो उसके बाद वो अजीब सा गाढ़ा विस्कस लिक्विड बन जाएगा। दैट लिक्विड, दैट विस्कस मटेरियल इज नोन एज कैल्शियम सॉल्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा दोगे तो वो एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाएगा जो दीवारों पर चढ़ती है, साथ ही साथ वाटर, है ना। तो वही लिखा है नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, ठीक है। तो जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे पोत देते हैं तो आसपास कार्बन है हमारे आसपास, उस कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो रिएक्ट करता है तो वो सूखता है, सूखने पे एक थिक लेयर बन जाता है जो कि दीवार पे काफ़ी दिन तक लगे रहता है, फिर पपड़ी बनकर बाद में गिरने लगता है ना, लाइक दिस। वही चीज़ ये समझाना चाह रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉल्ट लाइम को हम क्या करते हैं दीवार पे लगा देते हैं, उसके बाद आसपास तो एटमॉस्फेयर में कार्बन, तब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो सूखने लगता है, दीवार पे सूख कर एक पपड़ी बना लेता है, एक थिन लेयर बना लेता है जो हमारे दीवार को प्रोटेक्ट करता है ना। दैट थिन लेयर इज द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और हैं, यहाँ पे लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल कंपाउंड ये बने, दैट इज CO2, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2H2O, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको एक्सोथर्मिक समझाया, उसी का उल्टा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट, ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन बच्चों जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि थोड़ा सा ठंडा रहता है, थोड़ा सा उस तरीके का। तो वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो रिएक्ट करेगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नाउ अगला है, सेकेंड है अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा A + B मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट AB बन जाएंगे। डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा, यानी हम एक प्रोडक्ट पे ऐसा रिएक्ट करें, कुछ रिएक्शन करें कि वो टूट कर दो प्रोडक्ट में बिखर जाए। AB टूट कर दो प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट AB टूट कर दो प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड decomposes into 2 or more compounds or element are known as decomposition reaction, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे AB जो है गिव्स A + B। एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो देखो लीड नाइट्रेट 2PbNO3 ब्रैकेट में होल 2 गिव्स, जब हीट ये लेता है तब बन जाता है लीड ऑक्साइड, PbO, लीड ऑक्साइड। देखो इन सब इक्वेशंस को ना बच्चों ऐसे याद किया जाता है। देखो इनको बैलेंस करने बैठोगे ना, बैलेंस बाद में किया करो, वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि लिखते ही इक्वेशन बैलेंस हो जाए। जैसे मैं आपको इसी इक्वेशन को बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को बोलेगे सर ये तो याद ही नहीं हुआ, एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। तो इतना तो पता होगा ना कि लीड नाइट्रेट को आपको किससे रिएक्ट करोगे, लीड नाइट्रेट को हीट करोगे तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। तो लीड नाइट्रेट, लीड यानी Pb, लीड नाइट्रेट यानी NO3 को जब रिएक्ट करो, हीट करोगे तो ये बन जाएगा क्या लीड ऑक्साइड PbO, लीड ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन, यही था ना, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो NO2 ये बन रहा है। तो ये देखो PbNO3 रिएक्ट विथ PbO NO2 प्लस O, इनको आप ऐसे भी लिख दोगे ना कि लीड नाइट्रेट, एग्जाम्पल में लीड नाइट्रेट हीट यहाँ पे आ रहा है तो बन जा रहा है ये लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो हैं तो इसलिए डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, लाइक दैट, है ना। तो भी ये गलत नहीं है, ये भी एज ए एग्जाम्पल में देने के लिए, डेफिनेशन के एग्जाम्पल में देने के लिए ये सही है। बट आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो ऐसे इक्वेशंस को गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस को लिख लो, उसके बाद उसको बैलेंस करो। तो जैसे इसको आपने लिखा इसको बैलेंस कर लो, इधर लीड 1 है इधर लीड 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन 2 + 1 3 + 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं नाइट्रोजन लीड नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बस गड़बड़ है, तो इधर 2 3 4 है, इधर 3 है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 Bb हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ तो 2 Pb बैलेंस, 2 ऑक्सीजन 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन हो गया, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब अगर मैं इनको 2 कर दूं इस तरीके से तो ये नाइट्रोजन कितने हो गए, NO3 2 6 हो गया, इधर NO इधर 2 आ जाएगा, तो ये 2 4 बैलेंस, इधर 2, ठीक है, हो गया बैलेंस, है ना। इस तरीके से बैलेंस कर लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें एक और है, नाउ व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये एक और एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे अभी तक। तो अब देखो बच्चों एक्स्ट्रा ज्ञान की बात, ये थोड़ा सा मैं आपको डीप में पढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ, बट इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है और फोटोसिंथेसिस होता है डिकम्पोजिशन। तो तीनों में सेम होता है, कुछ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोसिंथेसाइज डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई सब्सटेंस हीट की वजह से टूट रहा है, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है तो ऐसे को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा कोई सब्सटेंस लाइक AgCl सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो सनलाइट की वजह से ये होता है, तो ऐसे को अपन फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये उसका फिगर है, क्लियर है, बस इतना ज्ञान बहुत है। आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस हो जाना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे A रिएक्ट कर रहा है BC से और बन जा रहा है क्या, AC + B। क्या किया, इसकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया, A ने B की गर्लफ्रेंड को छीन के अपने पास कर लिया और ये अकेला हो गया बेचारा B। आपके साथ भी यही हो सकता है, इसीलिए सब चक्कर में मत पड़ना, सीधे फोकस ऑन स्टडी ओनली। उम्र है, आएगा, करना एंजॉय, अभी BC को देखना नहीं है, अभी सिर्फ A और या B बन के रहना है। और मैं तो कहूँगा कि A बन के रहो, क्योंकि B ले जाने के बाद बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो B नहीं, A बन के रहना, बनाना ही मत, ठीक है। सो A रिएक्ट करेगा जब भी BC से, A जब भी BC से फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस A है, वो किसी BC से रिएक्ट कर रहा है, तो अब B से C निकलकर A के पास आ गया और B अकेला हो गया। तो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस हो जा रहा है, अपना पोजीशन छोड़ के दूसरे के पास चला जा रहा है, डिस्प्लेस होना, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो इधर क्या बन जा रहा है, सल्फेट निकल कर आ गया आयरन के साथ, बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे आपके माइंड में समझदार होगे तो एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, सर ऐसा क्यों हुआ, सल्फेट आयरन के साथ क्यों मिला, इसके पीछे का कोई रीजन? तो क्लास 9th में आप जरूर पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आप जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पे बच्चों आयरन जो है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है,
कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, इसलिए आयरन ने इस कॉपर को मार कर भगा दिया और सल्फेट को अपने बस में कर लिया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अगर कॉपर से कोई कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखा होता तब रिएक्शन होता ही नहीं। ठीक है, आयरन से, अब कॉपर से कम रिएक्टिव वाला, कॉपर से कम रिएक्टेंट वाला अगर इधर कुछ लिखा होता तो ये रिएक्शन होता ही नहीं। बट चूंकि यहाँ पे आयरन है और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन ने कॉपर को लात मार के भगा दिया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया और कॉपर को अकेला कर दिया। ठीक है, तो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने अभी मैं बता रहा हूँ तो ध्यान आ रहा है, उसको यार आप पढ़ लेना 9th में या फिर डायरेक्ट नेट में सर्च करना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट, तो आप ऐसे मिल जाएंगे। सबका नहीं पढ़ना है, कुछ ही का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इन्हीं लोग का। ठीक है, एल्यूमिनियम, इन्हीं लोग का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेना, बस इतना ही काफ़ी। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तभी आपको होगा, नहीं तो एग्जाम में फंसाता है। कम रिएक्टिव वाला लिख देगा और बोल देगा बताओ क्या इधर क्या बनेगा, तो यार वो तो रिएक्टिव, ये तो कम रिएक्टिव है, रिएक्शन होगा ही नहीं इधर, लाइक दैट, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। देखो ये लिख के दे दिया, इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए इज नॉट डिस्प्लेस्ड टू सी फ्रॉम बी सी एंड द रिएक्शन विल नॉट टेकिंग प्लेस। क्लियर है। नाउ एग्जांपल देख लो, When zinc react with hydrochloric acid, it gives hydrogen gas and zinc chloride. तो जिंक रिएक्ट विथ HCl, तो यहाँ जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को लात मार के भगा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, ले लिया उसकी गर्लफ्रेंड को। देखे वहीं अगला देखे, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, तो जिंक ने भी कॉपर को मार के भगा दिया और खुद ले लिया, मतलब सल्फेट के साथ बैठ गया, लाइक दैट, है ना। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ए बी और सी डी, एक कपल ये हैं एक कपल ये हैं, कुछ देर बाद इंटर एक्सचेंज हो गए अबे सालों कुछ सोचना भी मत इस बारे में, ठीक है, गंदी चीज बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, सो ए बी कोई सब्सटेंस है और सी डी कोई अपना सब्सटेंस है, ये दोनों रिएक्ट जब करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे, तो ए सी बी डी के साथ आ गया। अगर ऐसा कहीं रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, लाइक देखो सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड Na2SO4 और BaCl2 जब रिएक्ट करता है तो सोडियम चला जाता है क्लोराइड के पास और बेरिलियम चला जाता है किसके पास, सल्फेट के पास, तो बन जाता है बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल काफी बार एग्जाम में 2 नंबर में डबल डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, वैसे ही देख लो, बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ससुरा एक ही तो था। अगला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। नोट एक इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट, ऐसा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो आपका बेरिलियम सल्फेट जो बनेगा ना, ये क्या होता है, वजन में ज़्यादा होता है, तो ये नीचे बैठ जाता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसका एक एलिमेंट नीचे बैठ जब प्रेसिपिटेट हो जा रहा है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो अब फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हो बट ले लो यार, ले लो, दे रहा हूँ तो ले लो ना बे। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे क्यों ले सर, अरे तो मत लो ना, मेरा क्या जा रहा है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो हैवी होता है जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को अपन प्रेसिपिटेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बेस है और ये HCl ये आपका एसिड है, दोनों रिएक्ट किए तो बन गया NaCl और H2O। देखो वाटर बन गया, तो वाटर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रलाइज हो गया है,
ठीक है, ऐसे रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स, रिडॉक्स, रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा बताऊंगा ना रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा बताऊंगा ना कि आप भूल ही जाओगे। अबे नहीं भूलोगे, केमिस्ट्री पहला स्टार्टिंग का डायलॉग मेरा मत ले लेना, अच्छे से समझा रहा हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स, रेड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब किसी केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कम ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर एक में हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक में हाइड्रोजन कम हो रहा है, किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे केमिकल इक्वेशंस को अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ध्यान से सुनना, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे इक्वेशंस को अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों, नाम से ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का एडिशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी केमिकल इक्वेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, साथ ही साथ नहीं, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूव होना, ऐसे रिएक्शंस को अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैं ये समझाऊंगा आपको इस स्क्रीन पे, ऑक्सीडेशन को मैं समझाऊंगा आपको इस स्क्रीन पे, ताकि आप उसको मत देखो, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सी का एडिशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी यहां पे ऐड कर लेना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है तो ऐसे को ऑक्सीडेशन कहते हैं। वहीं रिडक्शन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन कैसा होता है? रिडक्शन रिड्यूस होना हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी केमिकल में हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना को हम रिडक्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, फिक्र मत करो, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो पहला एग्जाम्पल, यहाँ देखो एक रिएक्शन दिया मैंने आपके सामने, एक क्वेश्चन दिया जिसमें कॉपर रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन से और बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो देखो ये कॉपर है और ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन यानी ये इक्वेशन कैसा है? ये इक्वेशन ऑक्सीडेशन इक्वेशन है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन है। रिडक्शन भी समझ में आ गया। अब ये देखो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में कार्बन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो कार्बन जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने लात मार के जिंक को भगा दिया, तो अब जिंक अकेला हो गया और इधर कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ गया। तो जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है कि उससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन निकल रहा है और प्रोडक्ट में जिंक बेचारा अकेला हो जा रहा है, यानी क्या हुआ, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो इस इक्वेशन को अपन रिडक्शन इक्वेशन कहेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे? 2 मिनट रुको, मैं समझा देता हूं। उससे पहले कुछ नए टर्म्स और हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
और वहीं रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ोगे तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां समझो, ये एक इक्वेशन है, ध्यान से देखो। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो बन जा रहा है कॉपर प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे। अब कॉपर, इधर देखो, इधर कॉपर ऑक्साइड है और इधर देखो कॉपर, यार ऑक्सीजन निकल गया। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल, तो डेट इज रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। और यहीं पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो इस हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के कॉपर बन जा रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वहीं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होके ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीडाइज, जिससे जो चीज निकल, अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो किसमें से रिडक्शन हो रहा है, तो डेट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। और किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, डेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ओह, उल्टा बोल दिया, कहाँ ध्यान था, गलत 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 गलत, उल्टा बोल दिया। ध्यान से देखो यार, मैंने उल्टा बोल दिया, यस मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा 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 हो गया। मिर्जा भाई, अपन थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन को पढ़ते हैं, है ना। लग ही रहा था मेरे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। तो ध्यान दो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, अपने ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ये बन जा रहा है सिंपल एक कॉपर, तो ऐसे को अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्लियर है। और वहीं पे दूसरा पढ़ोगे, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन या द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है, लाइक H2। H2 देखो, H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होके बन जा रहा है H2O, तो H2 जो है तुम्हारा बच्चों वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जहां रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कॉमन सेंस, फिर से बोल रहा हूं, यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का उल्टा ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्लियर हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल हैं, देख लेना, आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं। अब ये देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिएक्शंस की वजह से ना कुछ नेचुरल डे टू डे फिनोमिनन देखने को मिलता है, जिसमें हमारा एक कोरोजन है। अब मैं बोलूं कोरोजन रस्टिंग दोनों सेम है क्या, बहुत लोगों को पता नहीं है, कोरोजन और रस्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन के साथ होता है बच्चों, और कोरोजन बाकी जितने मेटल्स होते हैं उनके साथ कोरोजन होता है। फिर से बोल रहा हूं, कोरोजन और रस्टिंग अलग है। रस्टिंग सिर्फ आयरन के साथ होता है, और जो कोरोजन है वो आयरन के अलावा बाकी के जितने मेटल हैं उनके साथ ये जो चीजें होती हैं वो उसको हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ड्यू टू रिएक्शन विथ एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन।
वहीं रस्टिंग क्या होता है, आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्टिंग। तो ये देखो, ये आयरन लोहा दिख रहा है, ये लोहे का आपको क्या दिख रहा है, ये किस तरीके का दिख रहा है, चेन, ये चेन आयरन का है, छोड़ दो बाहर काफी दिन तक, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्ट होगा तो इस तरीके के जंग लग जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन एग्जाम में काफ़ी बार इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रस्टिंग का ये फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। 4Fe आयरन रिएक्ट विथ 3O2 ऑक्सीजन एंड H2O मॉइस्चर टू गिव्स रस्ट 2Fe2O3 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी रस्ट, साथ ही साथ वाटर XH2O। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन याद रखना। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, देखो यहाँ पे ये एक तरीके, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब ये देखो आयरन, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो H2O, अब यहाँ देखो दोनों के साथ इधर से रिलेशन बनाओगे तो ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रस्टिंग जो है एक तरीके का हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा है ये जो रस्टिंग होता है ना या कोरोजन जो होता है गाइज, वीकनेस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। आयरन के साथ हो रहा है रस्टिंग, स्टील्स के साथ होता है क्या, हमारा कोरोजन। तो ये क्या करता है, ये आयरन को कमजोर करता है। आप देखोगे उसके पपड़े निकलने लगते हो, धीरे धीरे आयरन की थिकनेस कम होती है और वो बहुत जल्दी टूट जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, कोरोजन की वजह से आपका स्ट्रक्चर लाइक रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स, ये सब क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। तो इनको ठीक मेथड टू प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें करना रहता है। एक तो रेगुलर पेंट करना रहता है, बाई पेंटिंग। आप रेगुलरली अपने घर के जो दरवाजे हैं लोहे के हैं तो रेगुलर पेंट करते रहोगे तो काफ़ी समय तक उसमें रस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बाई ग्रीसिंग और ऑयलिंग एंड बाई गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका, मेटल का उस पर डाल देते हैं, है ना, लाइक दैट, ठीक है। चलिए आगे हैं यहीं पे हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर के साथ देखो क्या होता है, कोरोजन होता है। तो कॉपर के साथ कोरोजन होता है तो क्या होता है, तो देखो कॉपर के साथ जब भी मोस्ट एयर यानी CO2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है कार्बोनेट ग्रीन कलर का। ये देखो ये कॉपर है, कॉपर जब भी मॉइस्चर काफ़ी दिन तक हो गया कोरोजन होने के बाद कॉपर के ऊपर इस तरीके ग्रीन कलर का, ग्रीनीज या ब्लूइश टाइप का ऐसे लेयर्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉपर कोरोड हो रहा है आपका, ठीक है। वहीं सिल्वर मेटल की बात करें तो वो डल हो जाता है, सिल्वर कितना चमकता है और ये मॉइस्चर वगैरह कंटेंट में आकर काफ़ी दिन बाद ये इस तरीके से डल हो जाता है, ठीक है। इसका देखो सिल्वर का कलर कैसा हो गया, डल हो गया है। तो इसका एक एक्सप्रेशन ये है, इसको याद रखना है, कॉपर सिल्वर Ag ना, ओके सॉरी कॉपर, यस, ये कॉपर रिएक्ट विथ H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव्स सिल्वर सल्फाइड। कुछ गड़बड़ है इसमें, जैसे यहाँ गड़बड़ ये है कि Ag, ठीक है, Ag सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव्स सिल्वर सल्फाइड एंड H2 गैस। सिल्वर सल्फाइड इज इन ब्लैक कलर और आपके जो सिल्वर प्लेट्स हैं इनको डल कर देता है, ठीक है। चलिए आखिरी टॉपिक है चैप्टर और खत्म यहाँ पे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है यार, रेंसिडिटी द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल वाले चेंज हो जाते हैं व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑन ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, ठीक है। आपको आप देखो ना एप्पल को, ये फिगर देखो, एप्पल के अंदर फैट भी होता है, एप्पल ऑयल भी आप सुनोगे, एप्पल के अंदर फैट भी होता है और ऑयल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब एप्पल को काफ़ी देर तक छोड़ देते हो तो देखते हो एप्पल के ऊपर इस तरीके का ब्राउन होने लगता है, क्यों, क्योंकि एप्पल का अंदर का जो फैट और ऑयल है ना वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें रेंसिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं और ये ब्राउनिश कलर का मतलब एक तरीके से सड़ने लगा। वहीं देखो ये ब्रेड देखो कितना टेस्टी लग रहा है, खाओगे, भेजूं, कोरियर कर दूं, खाओगे। अरे भाई देखो इसके ऊपर फंगस लगा हुआ है, कर दूं कोरियर, हाँ कर दूं,
नहीं नहीं नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, उसके बाद फिर पुक पुक करते रहोगे बाथरूम में बैठ के, है ना। सो ये है रेंसिडिटी, ठीक है। जो भी ऑयली फूड्स वगैरह या फैट वाले फूड्स होते हैं ना, उनको बाहर ऐसे ही छोड़ दो। हम जैसे बैचलर तो हमारे साथ तो ऐसा बहुत बार हो जाता है, अपन तो इतना मजबूत है कि इसको खाने के बाद भी कुछ नहीं होता। अबे मजाक कर रहा हूँ, मत खाना। मैंने एक बार नहीं बोलूँगा, चेंज टॉपिक चेंज। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अगर इनको ठीक करना रखना है, अब बचा के रखना चाहते हो कि रेंसिडिटी ना हो, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐड कर दो, या वैक्यूम पैकिंग, जो कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह आता है तो क्यों नहीं खराब होता है, उसमें भी तो फैट है, ऑयल है, क्योंकि उसमें हवा डाल के एकदम नाइट्रोजन गैस डाल के फिल करके एकदम वैक्यूम पैक करके रखते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, सॉरी वैक्यूम पैकिंग, यार ये जो स्पेस वगैरह में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो भी फूड्स वगैरह रखते हैं उसमें से पूरा एयर निकाल लेते हैं, तो पैकेट एकदम चिपट जाता है। जो आप ड्राई फ्रूट्स अगर ध्यान दोगे, ड्राई फ्रूट्स कभी खरीदे होगे, बादाम वगैरह, देखो उसके बादाम पूरे चिपके होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक उसका, उसमें से वैक्यूम से पूरा एयर निकाल लिया जाता है। दूसरा है एयर हटाकर उसके अंदर नाइट्रोजन डाल दो, तो जो कुरकुरे के चिप्स वगैरह का पैकेट जो आता है ना, उसमें हमारा यही नाइट्रोजन ही रहता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, या फिर ठंडा रखो। हमें पता है ना, जब कैप्टन अमेरिका 70 साल तक बर्फ में ठंडा होने पे जिंदा रह सकता है, पर ये तो फूड्स हैं, ये भी बच सकते हैं, है ना। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही चैप्टर हो गया खत्म। आशा करता हूँ यार ये चैप्टर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कम से कम टाइम लेने के लिए, फिर भी 1 घंटा 10 मिनट हो ही गया, है ना। अब क्या करते यार, इतना एक्सप्लेन था ही, इसमें चैप्टर भी थोड़ी सी लेंदी थी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। आपकी केमिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट हो रही है, तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आगे तो फिर केमिकल रिएक्शन के तो भरमार आएंगे, फंस जाओगे, है ना। तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी लुत्फ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर, कीप इनसाइट एंड कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है।